बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। पाठ का नाम है अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि अलग अलग विद्वानों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है। मुख्य रूप से हम यहाँ पर अर्थशास्त्र के 5 अलग अलग परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला धन संबंधी, दूसरा कल्याण संबंधी, तीसरा दुर्लभता संबंधी, चौथा आवश्यकता विहीनता संबंधी और पांचवा विकास संबंधी। तो इस तरह से इन अलग अलग परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पहले हमने पढ़ा था धन संबंधी। तो धन संबंधी के अंतर्गत इसकी परिभाषा देने वाले प्रमुख विद्वानों में एडम स्मिथ और जे.बी. से और वाकर, आप लोग लिख लेंगे। धन संबंधी परिभाषा के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, जे.बी. से और वाकर। इन तीनों विद्वानों ने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी है। हमने इसमें पढ़ा था कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमने बताया था। उसको आप लोग लिख लिए होंगे और याद कर लेंगे। अभी हम देखते हैं धन संबंधी परिभाषा की विशेषताएं। तो धन संबंधी परिभाषा की प्रमुख विशेषता है कि इसमें अर्थशास्त्र का जो अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है वह धन है। पहली इसकी जो विशेषता है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र धन है। दूसरी विशेषता, इसमें अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है जो धन संबंधी कार्यों में लगा रहता है या धन से प्रभावित होकर कार्य करता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसमें धन से संबंध केवल भौतिक वस्तुओं से लिया गया है, अभौतिक वस्तुओं से नहीं लिया गया है। चौथा, धन को मानव सुख का आधार माना गया, अर्थात मनुष्य इसलिए धन की प्राप्ति करता है क्योंकि उससे मानव को सुख में वृद्धि होती है। और पांचवा, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया। ये हो गया अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा की विशेषता है। कुछ विद्वानों ने धन संबंधी परिभाषा की आलोचना की है। उन्होंने किन किन बातों के लिए इसकी आलोचना की है, हम यहाँ पर उन बातों का उल्लेख करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला, धन पर आवश्यकता से अधिक बल। इस परिभाषा की पहली जो आलोचना है उसमें कहा गया कि इसमें धन की आवश्यकता को अधिक ज़्यादा महत्व दिया गया। ऐसा नहीं है कि हर कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि धन से मनुष्य केवल अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करता है, लेकिन पूरी तरह से सुख की प्राप्ति होती यह आवश्यक नहीं है। दूसरा कहा गया, धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस परिभाषा की आलोचना करने वाले अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि इसमें धन का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से लिया गया है, इसमें अभौतिक वस्तुओं को धन में शामिल नहीं किया गया। जैसे एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक वकील या नर्स, ये जो अपनी सेवाएं देते हैं उनके कार्य को धन में शामिल नहीं किया गया, जो कि गलत है। तीसरा, आर्थिक मनुष्य की कल्पना। इसमें परिभाषा की आलोचना करते हुए अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस परिभाषा को देने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति करना है। उसमें विभिन्न प्रकार के गुणों का कोई समावेश नहीं। उसमें करुणा का भाव, दया का भाव, सहानुभूति, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य भावना, ऐसे भावों का कोई उल्लेख नहीं है। यह कहकर उन्होंने इसकी आलोचना की। चौथा, इसमें कहा गया कि अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र में प्रयोग किया गया। इसमें यह कहकर इसका विरोध किया गया कि इसमें केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल किया गया। अभौतिक वस्तुएं जो देश के विकास में सहायक होती हैं, व्यक्ति के विकास में सहायक होती हैं, उनका उल्लेख नहीं किया गया। इस तरह से इसकी आलोचना की गई। दूसरा, इसका कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा के जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पिगू ने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी है। बाकी हम इसकी विशेषता और इसकी आलोचना को कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।